बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ऑनलाइन लेक्चर में इस टॉपिक को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में एक बार फिर फर्स्ट इक्वेशन की डिराइवेशन हम करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। सवाल पेपर में कुछ यूँ आता है कि डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, या डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, या इसके साथ इस तरह सवाल आ सकता है कि डिराइव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तरीक़ेकार क्या होगा? ग्राफिकल मेथड का जिक्र है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कुछ यूँ बनाएंगे। ग्राफ में दो एक्सिस को हम लेते हैं। एक को कहते हैं एक्स एक्सिस, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्स डैश, एक सिरा एक्स, एक दूसरा सिरा एक्स डैश। इसी तरह वाई एक्सिस पे वाई वाई डैश को हमने कंसिडर कर लिया। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, लेट सपोज ये एक लड़का है और इसने स्टार्ट लिया यहाँ से, फिर यहाँ पे दौड़ने लगा। तो जब ये दौड़ रहा था, बल्कि दौड़ नहीं, हम कंसिडर करते हैं कि ये अभी दौड़ने के से आगाज़ में था। ठीक है, यानी अभी दौड़ना इसने शुरू नहीं किया था, जा रहा था। फिर आप क्या करोगे? इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने वी आई ली। फिर एकदम ये दौड़ने जब लगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और इस एक्सेलरेशन को हम स्लोप की मदद से हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये लड़का दौड़ 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 के यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आके ये रुक गया। जब रुक गया तो ये जो जगह है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको लेबल करें ओ ए और साथ में बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, ये जो डायग्राम बेटे आपके पास आया इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। फिर अगर आप देखें तो इस लड़के ने यहाँ से जो यहाँ तक जब फासला है जो तय किया है, कितने टाइम में तय किया है, तो आप कहते हो कि यहाँ पे जो टाइम लगा इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो किया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये टी मेरे साथ आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा? फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने इस इक्वेशन में, इस डायग्राम में क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। तो इस ट्रेपीजियम के दो हिस्से बन के ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया। मैंने स्टार्ट किधर से लेना है? सबसे पहले तमाम वेरिएबल को आप डिफ़ाइन करें कि जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ वो कौन कौन से। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि वी आई इज इक्वल टू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह आप लिखेंगे कि टी मेरे पास क्या है? टाइम। इसी तरह फिर आप लिखेंगे कि ए मेरे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, देन एक्सेलरेशन को मैंने स्लोप से, ठीक है, ग्राफ पेपर पे या ग्राफ पे मैंने डिनोट कर दिया है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जो है, और ओ मेरे पास ओरिजिन है, और लास्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि वी एफ मेरे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी एफ मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। अब अगर आप देखें इक्वेशन का स्टार्ट फाइनल वेलोसिटी से है, तो मैं क्या करूँगा कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? ग्राफ पेपर से, ये ग्राफ से हमें उठाऊँगा कि ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी किस लाइन के बराबर है। तो आप लिखोगे कि फाइनल वेलोसिटी इज़ एक्चुअली इक्वल टू द बी सी लाइन। तो बी सी लाइन आप लिखोगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी सी। फिर हमने बी सी को बच्चे कंस्ट्रक्शन के बाद ये बी सी, तो यहाँ पे आपने डी लिख देना है। बी सी को दो हिस्सों में तकसीम किया, बी डी डी सी। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी असल में बराबर है किसके बेटे? बी डी प्लस डी सी, यानी बी डी प्लस डी सी मिल के बी सी का लाइन बनता है। ये मेरे पास बेटे इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक बी डी मालूम करना और एक डी सी मालूम करना। एक बी डी मालूम करना और दूसरा डी सी मालूम करना। तो फिर आप हेडिंग दोगे कि फाइंडिंग क्या चीज़ बेटे? बी डी। जब आप बी डी मालूम करोगे तो सबसे पहले बी डी किधर है डायग्राम में? आप देखें तो बी डी बच्चे ट्रायंगल के पोर्शन में आता है, ऊपर वाले। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये ट्रायंगल नीचे अपने लिए बना दूँ इधर। तो यहाँ पे मैंने बना दिए बी डी। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास ए था, ये बी था और ये डी था। अब ये जो है ए है, ये टी है, ये मुझे पता नहीं, ये मैंने मालूम करना है कि बी डी किसके बराबर है। अब ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी उसूल हैं वो ट्रायंगल के लिए होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पे स्लोप का फार्मूला लगाना है। तो स्लोप इज इक्वल टू
स्लोप किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे कि सर इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, ये कौन सा होता है? ये स्लोप। तो फिर मैं लिखूँगा स्लोप की जगह ए लिख दूँगा। परपेंडिकुलर कितने के बराबर है? तो मैं कहूँगा बी डी, ठीक है, बी डी लिखूँगा। बेस कौन सा है? ए डी, तो मैं यहाँ पे ए डी लिख लूँगा। फिर बेटे पुटिंग करें मज़ीद, और ए तो इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, बी डी की कीमत तो हमने मालूम करनी है, तो हमें पता नहीं, लेकिन ए डी की कीमत का तो हमें पता है किसके बराबर है? ए डी बराबर है टी के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टी। सही है बेटे। फिर ये चीज़ आपके पास आ गया ना, ये याद रखें, जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब इसके नीचे क्या है बेटा? ऑलरेडी 1 होता है। तो मैं लिखूँगा बी डी बाय टी, इस तरह। फिर दो फ्रैक्शन के दरमियान जब भी आपके साथ इक्वलिटी का साइन है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बी डी 1 आर इस तरह लिखेंगे, ठीक है, और साथ में इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी डी 1 आर बी डी और ए टी मल्टीप्लाई होके ए टी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? बी डी बराबर है ए टी के। ये मेरे पास आ गया। ये था बेटा एक पोर्शन मालूम किया हमने, क्या? फाइंडिंग बी डी। तो बी डी की कीमत हमारे पास क्या आई? ए टी के बराबर आई। अभी दूसरा पार्ट जो इसका यहाँ पे जो हमने देखा वो कौन सा है? वो डी सी मालूम करना। तो डी सी मैं यहाँ से करता हूँ, आप देखिए ज़रा, मैं लिखूँगा यहाँ पे फाइंडिंग डी सी, डी सी मालूम करना, ठीक है बेटे। डी सी को किस तरह मालूम करेंगे? तो आप कहोगे कि सर डी सी के लिए सबसे पहले ऊपर ग्राफ से डी सी का जो फिगर है वो उठाएं, ठीक है। तो डी सी का कौन सा फिगर आता है? रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बना के आपने क्या करना है? उसको लेबल कर देना है। रेक्टेंगल में ये जो पोर्शन है ओ था, ये ए था, यहाँ पे क्या था बेटा? डी था, और यहाँ पे सी था। अगर देखा जाए ओ ए सबसे पहले हम कह चुके हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ ए इनिशियल वेलोसिटी के, यहाँ पे टी था। ये आप याद रखें, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अगर ये टी है तो ये क्या होगा बेटा? ये टी। अगर ये वी आई है तो ये क्या होगा? वी आई, ठीक है। तो इस बाय द डेफिनीशन ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमने ये मालूम कर दिया कि डी सी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? वी आई के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ रेक्टेंगल दैट रेक्टेंगल हैज़ इक्वल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो अगर ओ ए वी आई के बराबर है तो डी सी उसका अपोजिट साइड है, ये भी वी आई के बराबर होगा। तो डी सी हमने मालूम कर दिया। अभी बचे बारी है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने की। आप लिखोगे कि इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 वी एफ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी डी और डी सी की बारी है। तो वी एफ लिख दूंगा कि वी एफ, अब बी डी किसके बराबर है? तो बी डी की कीमत पुट करो। यहाँ से कितना है? बी डी की कीमत 80, तो मैंने 80 लिख दिया, प्लस इसी तरह डी सी की कीमत यहाँ से आप पुट करोगे तो मैं लिखूँगा वी आई, ठीक है। ये दोनों लिख के अब बचे यहाँ पे एक लॉ में यूज़ करूँगा मैथमेटिक्स, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ क्या मतलब कि मैं लेट सपोज यहाँ पे 3 + 2 लिखता हूँ या 2 + 3 लिखता हूँ तो इसके आंसर हमेशा एक सेम आएगा। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि जब दो नंबरों को हम ऐड करते हैं उनकी जगह तब्दील करने से उसके जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह मैंने क्या किया कि वी एफ इज़ इक्वल टू, इसकी जगह आगे कर दी वी आई प्लस 80। ये मेरे पास बच्चे रिक्वायर्ड क्या था? इक्वेशन था। कौन सी इक्वेशन? तो आप इसको कहते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई मसला हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।